हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें जो बी फार्मा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उनके आंसर्स के साथ लेकर आएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको और कहीं से कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है 2019-20 वाले पेपर का, जो बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का जो 2019-20 वाला पेपर था, इसके हम ए सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऑलरेडी उसकी वीडियो बन चुकी है। इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस की एक ही वीडियो बनी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। आज जो ये वीडियो है ये है बी सेक्शन को स्टार्ट करेंगे आज। तो जो बी सेक्शन है इसका जो ए क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए, आपको करना क्या है। तो देखिए, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट निकाल लिया अपने प्लांट का। अब इस प्लांट के अंदर है ना बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे ये बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और एक दो बना देते हैं। तो जैसे ये इतने सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यहाँ पर, और आपको अगर इनको अलग अलग करने को बोला जा रहा है, ये जितने भी केमिकल है सबको अलग अलग करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसी को ही हम बोलते हैं आइसोलेशन। प्यूरिफिकेशन जो होता है ये आइसोलेशन का ही दूसरा नाम समझ सकते हैं हम। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि प्यूरिफिकेशन का मतलब भी क्या है कि इसको प्यूरिफाई करना है। जैसे समझ लो, अगर आपको ग्रीन वाला चाहिए तो आपको ये जो रेड वाले हैं या जो पिंक वाले हैं इनको बाहर निकालना है ना कंपोनेंट को। तो प्यूरिफिकेशन का मतलब भी बेसिकली आइसोलेशन ही होता है। और थर्ड जो चीज है वो है आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कंपोनेंट कौन सा है। तो ये तीनों चीज़ों को करने के लिए बेस्ट जो टेक्निक होती है वो होती है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। और इसकी पूछी है एप्लीकेशन आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में। अब देखो, एप्लीकेशन के बारे में पूछा है, अगर आप सीधा एप्लीकेशन लिख दोगे तो अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो उसके लिए पहले थोड़ा सा ना माहौल बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बारे में पूछा गया है ना यहाँ पर, इसीलिए सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है क्या, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद में हम जाएंगे कि एप्लीकेशंस हैं क्या। ये होता है अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने का, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएं। तो चलिए सबसे पहले क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है उसको हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आखिर है क्या। तो देखिए, जब भी हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं किसी भी कंपाउंड का, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास में ये प्लांट पार्ट है, ये आपने लीव्स ले ली हैं और इन लीव्स को के अंदर आपने पानी डाल लिया, इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद में ये लीव्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट थे वो आ गए आपके पानी के अंदर। और जब भी आप इसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है, फिल्टर कर लेंगे, तो फिल्टर करने के बाद में ये जो आपके पास में एक्सट्रैक्ट बना, ये जो आपके पास में एक्सट्रैक्ट बना, इसी को ही बोलते हैं हम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसको ही बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। तो जब भी हम ये वाला प्रोसीजर कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लिया है हमने, हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया है, उसके बाद में हम जाते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक पे। तो आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे, ABCD जितने भी कंपोनेंट होंगे उनको आइसोलेट करते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मतलब सबको अलग अलग करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, यूज करके बहुत सारी टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है वो कौन कौन सी टेक्निक है, तो देखिए, एक है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल लिबरेशन, एक है सब्लिमेशन, एक है क्रोमेटोग्राफी और एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन सब में से भी अगर बात करें तो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन तीनों के लिए जो बेस्ट टेक्निक होती है वो होती है क्रोमेटोग्राफी। इसीलिए आपसे बार बार क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब देखिए, जो क्रोमेटोग्राफी है इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को आखिर हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अलावा हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं। तो अब आएंगे हम क्रोमेटोग्राफी पे कि क्रोमेटोग्राफी जो है इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं और क्या होता है क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर आपका जो मेन पूछा गया था आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे ऑफ कंपाउंड बाई क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये आ गया। अभी यहाँ से आया आपका मेन क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से हुआ स्टार्ट। पर आपको ये वाला भी लिख के थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा। अब जो क्रोमेटोग्राफी होती है, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था या सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था टी स्वेट नाम के साइंटिस्ट ने। ये नाम याद रख लीजिएगा, जो भी एग्जामिनर होगा जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उस पर थोड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये टेक्निक होती है सेपरेशन की
ऑफ अ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट। जैसे यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, इनको अगर हम अलग अलग बीकर में लेना चाहते हैं या अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये ले लिया हमने ये वाले कंपोनेंट और ये ले लिए हमने ये वाले कंपोनेंट, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट करने को, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं आइसोलेशन। तो ऐसे अगर हमें आइसोलेशन करनी है तो हम इसके लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। पर क्रोमेटोग्राफी में हमें दो चीजें चाहिए अगर हम ये चीज करना चाहते हैं, और वो दो चीजें कौन सी हैं, एक को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज और एक को हम बोलते हैं मोबाइल फेज। ये दोनों टर्म जरूर लिखने हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो एक टेक्निक होती है कंपाउंड को सेपरेट करने की या कंपाउंड को आइसोलेट करने की, यूज करके दो फेज, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी का। तो क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन अगर आप एक भी लिखेंगे यहाँ पर तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में पूछा है। लेकिन अगर आप दो लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेपरेशन, या इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन भी लिख सकते हैं या मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आ जाती है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब देखो एड्सॉर्प्शन है ना, ये तो एड्सॉर्ब कोई भी चीज कहां पर हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पर हो सकती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो सकती है, कोई भी चीज एड्सॉर्ब सॉलिड पर हो सकती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो स्टेशनरी फेज होगी वो हमेशा कैसी होगी, सॉलिड होगी, ठीक है। और जो मोबाइल फेज है वो कैसी भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है कि स्टेशनरी फेज तो सॉलिड ही होगी, क्योंकि इसका नाम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। एड्सॉर्प्शन कोई भी सॉलिड सरफेस पर ही हो सकता है, लिक्विड पर या गैस फेज पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उतनी ही चीज आपको मिलेगी। आप इसके अंदर भी जाएंगे तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो TLC और HPTLC ये दोनों लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशनिंग कभी भी दो लिक्विड्स के बीच में हो सकती है। तो यहां से आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर स्टेशनरी फेज कौन सी यूज होती होगी, इसके अंदर स्टेशनरी फेज यूज होती है लिक्विड। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। यहां पर स्टेशनरी फेज यूज करते हैं सॉलिड, यहां पर स्टेशनरी फेज यूज करते हैं लिक्विड। अब यहां पर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो यहां पर मोबाइल फेज कौन सी हो जाएगी, मोबाइल फेज कभी भी सॉलिड नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। और स्टेशनरी फेज कभी भी गैस नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर मोबाइल फेज कौन सी हो जाएगी, लिक्विड या फिर गैस। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्टेशनरी फेज अगर हम लिक्विड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर मोबाइल फेज कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर मोबाइल फेज हो जाएगी लिक्विड या गैस, ठीक है। दोनों में ही मोबाइल फेज तो सेम ही रहेगी, या तो लिक्विड या तो गैस, लेकिन स्टेशनरी फेज के बेसिस पर है ये एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन। तो स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड है तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये हो गया यहाँ तक पूरा आपका। इसका ये एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज यूज्ड। वो हमने किसके बेसिस पे कर लिया कि स्टेशनरी फेज कौन सी यूज कर रहे हैं। अब करेंगे हम मोबाइल फेज कैसी तरह की यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर। तो फर्स्ट होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मतलब इसमें मोबाइल फेज कैसा यूज कर रहे होंगे, लिक्विड यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड जो मोबाइल फेज होता है वो यूज होता है। और स्टेशनरी फेज कैसा यूज हो सकता है, तो स्टेशनरी फेज सॉलिड भी यूज कर सकते हैं और लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको ध्यान क्या रखना है, मोबाइल फेज के बेसिस पर है ना, तो मोबाइल फेज हम कैसा यूज कर रहे हैं उसी के बेसिस पर ही नाम है। और मैंने यहाँ ऊपर बताया था कि कभी भी मोबाइल फेज सॉलिड तो हो नहीं सकता, तो ये सॉलिड क्रोमेटोग्राफी तो यहाँ आ नहीं सकता, इसीलिए मोबाइल फेज केवल और केवल लिक्विड और गैस हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दो ही क्रोमेटोग्राफी के टाइप होंगे, एक तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और एक गैस क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज यूज कर लेंगे लिक्विड, और सॉलिड स्टेशनरी फेज कौन सी यूज कर लेंगे, सॉलिड या फिर लिक्विड, क्योंकि स्टेशनरी फेज कभी भी गैस नहीं यूज कर सकते हैं। ये भी मैंने यहाँ पर बताया था, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एग्जाम्पल की बात करें तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर आ जाते हैं TLC, HPTLC और पेपर क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पर मोबाइल फेज कौन सी यूज कर लेंगे, गैस यूज कर लेंगे यहाँ पर मोबाइल फेज, और यहाँ पर स्टेशनरी फेज कैसी यूज कर लेंगे, सॉलिड और लिक्विड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे स्टेशनरी फेज यहाँ पर भी सॉलिड लिक्विड है, स्टेशनरी फेज यहाँ पर भी सॉलिड लिक्विड है, लेकिन बस मोबाइल फेज में डिफरेंस है। अगर मोबाइल फेज हम लिक्विड यूज कर रहे हैं तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई, अगर हम मोबाइल फेज गैस यूज कर रहे हैं तो गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई। और ये हो गया यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन फिनिश।
अब नेक्स्ट देखेंगे, अब एक 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 करके ना आपको जो जितनी भी क्रोमेटोग्राफी है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जाना है, ताकि जो भी एग्जामिनर है उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े। तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी का यहीं से ही समझ लो, पेपर का मतलब क्या होता है, पेपर होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी मतलब पेपर यूज करते होंगे यहाँ पे, और पेपर हम कैसे यूज करेंगे, एज स्टेशनरी फेज। तो ये याद रखिएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर को यूज करते हैं एज स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो यहाँ ये जो टेक्निक है इसको हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए और आइसोलेशन के लिए। अननोन सब्सटेंस जो होते हैं जिनको हमें पहचानना है, और क्या यूज करके, पेपर को यूज करके एज स्टेशनरी फेज। अब ये जो पेपर है इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, तो 25 × 7 इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर ये लंबा होना चाहिए और 7 सेंटीमीटर ये चौड़ा होना चाहिए। प्रोसीजर पे आते हैं अब कि हमें प्रोसीजर में क्या क्या करना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया होगा, जो भी आपका एक्सट्रैक्ट है उसको आपको लगाना है पेपर के ऊपर। जैसे आपने ये पेपर ले लिया, कट कर लिया इसको, जो भी आपका एक्सट्रैक्ट है उसको सबसे पहले हम लगा देंगे यहाँ पर। ये आपने लगा दिया अपना एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये लग गया एक्सट्रैक्ट। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, ये जो स्पॉट बना हुआ है इसको करना पड़ेगा ड्राई, मतलब इसको हमें थोड़ा सा पहले सुखाना पड़ेगा। अब ये ड्राई हो गया, ड्राई करने के बाद में क्या करते हैं, एक होता है क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। तो ये हमने बना लिया क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। इस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में सबसे पहले हमें डालना होता है मोबाइल फेज। तो ये डाल दिया हमने इसके अंदर मोबाइल फेज, ठीक है। मोबाइल फेज डालने के बाद में ये जो पेपर है इसको उठा के हम इस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। और कितने एंगल पे डालेंगे, हमेशा 45 डिग्री एंगल पे डालेंगे। तो ये पेपर उठाया हमने और हमने इस पेपर को डाल दिया 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे बन रहा था स्पॉट इसका, तो ये बन रहा है स्पॉट। अब क्या करते हैं, ये जो मोबाइल फेज है ये पेपर में ऊपर की तरफ रन करेगी। जैसे पेपर को आप जब पानी के अंदर डालते हो तो पानी पेपर में ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, वैसे ही ये मोबाइल फेज भी है, सॉल्वेंट ही तो है, ये भी तो लिक्विड ही है। तो ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा वैसे वैसे ही आपके कंपाउंड यहाँ पे सेपरेट होके आते रहेंगे। जैसे ये आ गया फर्स्ट कंपाउंड, ये आ गया सेकंड कंपाउंड, ये आ गया थर्ड कंपाउंड, ये आ गया फोर्थ कंपाउंड, ठीक है। ये आ गए आपके सारे के सारे कंपाउंड्स हो गए सेपरेट। अब जब ये कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद में हमें क्या करना होता है, अगर तो देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पर भी, अगर तो कंपाउंड हमें दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पेपर को निकाल लो और आरएफ वैल्यू निकाल लो। अगर तो हमें ये कंपाउंड नहीं दिख रहे होते हैं तो हमें यूज करना होता है डिटेक्टिंग एजेंट। डिटेक्टिंग एजेंट क्या होता है, उसको एक स्प्रे बॉटल के अंदर भरते हैं और इस पेपर के ऊपर ना स्प्रे करा देते हैं, इस पेपर के ऊपर। और जैसे ही हम स्प्रे कराते हैं तो जो कंपाउंड नहीं भी दिख रहे होते हैं वो भी हमें दिखने लगते हैं, ठीक है। जब भी कंपाउंड हमें सारे के सारे दिखने लग गए हैं उसके बाद में हम चेक करते हैं इसकी आरएफ वैल्यू। तो आरएफ वैल्यू कैसे चेक करेंगे, जैसे ये हमारा पेपर था, ये हमने जो स्पॉट लगाया था वो है, और ये हमारे जो अलग अलग कंपाउंड सेपरेट हुए हैं वो हैं, ठीक। चलो बना लेते हैं इनको। ये हैं हमारे सारे के सारे कंपाउंड सेपरेट हुआ है। अब हमें इनका आरएफ वैल्यू निकालना है, तो हम आरएफ वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट। तो सबसे पहले सॉल्यूट का डिस्टेंस देख लेंगे। अगर हम इसका निकालना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाले को हमेशा 1 कंपाउंड बोलेंगे, यानी फर्स्ट कंपाउंड, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे और इसको फिफ्थ बोलेंगे। तो अगर हमें इसका निकालना है आरएफ वैल्यू तो हम क्या लिख लेंगे, C1 का आरएफ वैल्यू निकालना है और फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का डिस्टेंस देख लेंगे, यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अब सपोज करो इसका डिस्टेंस आया 9, नीचे क्या लिखना है, हमें हमेशा नीचे आता है हमेशा 10, क्योंकि ये 10 ही बैठता है हमेशा। तो अगर हम इसका देखेंगे निकाल के जो भी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9। ऐसे ही हम सबका आरएफ वैल्यू निकालेंगे। ये सोचो ये 7 सेंटीमीटर तक गया, नीचे लिख लेंगे 10, इसका आरएफ वैल्यू आ जाएगा 0.7। वैसे ही C3 का निकाल के देख लेंगे, इसका सपोज करो ये आया था 5 सेंटीमीटर और नीचे लिख लेंगे 10, तो इसका आरएफ वैल्यू आ जाएगा 5। ऐसे ही हम सबका आरएफ वैल्यू निकाल लेते हैं और आरएफ वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम पहचानते हैं कि हमारा कंपाउंड है कौन सा। तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कि थिन लेयर लगानी होती होगी हमें, स्टेशनरी फेस हमें थिन लेयर यूज करनी पड़ती होगी। अब आप याद रखना थिन लेयर किसकी यूज करनी है, तो सिलिका जेल नाम का एक पाउडर होता है, हमें उसका थिन लेयर यूज करना है। तो यहाँ पर जैसे आपको ये दिख रही होगी, ये है हमारी ग्लास प्लेट,
ये जो आपको दिख रही ये है ग्लास प्लेट। अब इस ग्लास प्लेट के ऊपर सबसे पहले जी ये जो सिलिका जेल है इसको हम पानी में थोड़ा सा गीला करते हैं और गीला करने के बाद में हम इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर देते हैं। हमने पूरा अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में हमें क्या करना होता है, अप्लाई करने के बाद में हमें क्या करना होता है, वही सेम जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते थे, हम यहाँ पे एक स्पॉट लगा लेंगे। ये हमारा स्पॉट लग गया। स्पॉट लगाने के बाद में ये है टीएलसी चैम्बर। इस टीएलसी चैम्बर के अंदर अपना हमने ग्लास प्लेट रख दिया। ग्लास प्लेट रखने के बाद में क्योंकि यहाँ पर ये मोबाइल फेस होगा तो अभी मोबाइल फेस करेगा ऊपर की तरफ रन, और उसके साथ जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे कंपाउंड हो जाएंगे यहाँ पर सेपरेट। ठीक है, यही ही प्रोसीजर होगा, बस थोड़ा बहुत इसमें और एडिशन होगा। जैसे जब भी हम सिलिका जेल लगा लेते हैं ग्लास प्लेट के ऊपर तो उसको हमें ओवन में ड्राई करना पड़ता है। यहाँ पर ये एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे एक तो सिलिका जेल को लगाना पड़ेगा हमें ग्लास प्लेट पे, और जब हमने लगा लिया है तो क्योंकि वो गीला है उसको अभी हमें ड्राई करना पड़ेगा, तो उसको हम ओवन में ले जाते हैं ड्राई करने के लिए। बाकी पूरा प्रोसीजर वैसा ही है जैसे हमने अभी पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर वहां पर आप याद रखना पेपर की डायमेंशन 25x7 यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर ये जो ग्लास का प्लेट होता है ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है फुल प्लेट, एक होता है हाफ प्लेट और एक होता है क्वार्टर प्लेट। फुल प्लेट के अंदर हम 20x20 लेते हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर ही होता है उसका ये लेंथ और 25 सेंटीमीटर ही होता है इसका विड्थ। हाफ प्लेट के अंदर क्या करते हैं, इतना काट देते हैं। तो अब आप देखेंगे इसका जो लेंथ है वो तो सेम ही है 20, और जो इसका विड्थ है वो रह जाएगा आधा, तो ये 10 हो गया। क्वार्टर प्लेट के अंदर जो इसका लेंथ है वो 20 ही रहेगा, लेकिन उसका जो विड्थ है ये कितना हो जाएगा, 5 रह जाएगा फिर से अगर हमने कट कर दिया है। तो ये 3 तरह के प्लेट होते हैं, इनका नाम बस याद रखिएगा, बाकी ये पूरा का पूरा सेम ही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखो कॉलम भी कॉलम के नाम से ही याद आ जाएगा कि इसके अंदर एक कॉलम होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा एक कॉलम। ठीक, इसके बाद में हमें क्या करना है, ये कॉलम बन गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये कॉलम लेंगे और कॉलम के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे लगा देना होता है एक कॉटन। ठीक है, कॉटन क्यों लगाते हैं, ताकि हम इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर जो भी चीज भरे हैं वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉटन लगाना पड़ेगा। कॉटन लगा दिया हमने। कॉटन लगाने के बाद में हमें क्या करना होगा, तो कॉटन लगाने के बाद हम यहाँ पर भर देंगे सिलिका जेल। ठीक है, जो भी सिलिका का पाउडर है हमने उसको भर दिया यहाँ पर पूरा अच्छे से। यहाँ पर सिलिका का पाउडर भरने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे प्लांट का एक्सट्रैक्ट है उस एक्सट्रैक्ट को लेंगे, और एक्सट्रैक्ट को लेने के बाद हम यहाँ पे करा देंगे उसको लोड। ठीक है, इसके ऊपर हमने उसको, जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट आया था उसको हमने इसके ऊपर भर दिया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये स्टेशनरी फेज है, मतलब ये हमने सिलिका जेल की स्टेशनरी फेज बना दी है, और ये लोडेड सैंपल है, मतलब जो भी हमारे पास में सैंपल का एक्सट्रैक्ट है, जो भी अपने प्लांट का एक्सट्रैक्ट है उसको हमने करा दिया यहाँ पर लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं मोबाइल फेज। तो ये मोबाइल फेज डाल दिया इसके अंदर। मोबाइल फेज डालने के बाद में हम इसका ये जो टैप है इसको कर देते हैं ओपन, और यहाँ से धीरे 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 ये ड्रॉप वाइज ऐसे ऐसे ड्रॉप वाइज गिरता रहता है। और हम क्या करते हैं, नीचे एक लगा लेते हैं बीकर इसके, और इस बीकर में इसको कलेक्ट करते जाते हैं। इस बीकर में कलेक्ट करके इस बीकर को रखते जाते हैं साइड में, और दूसरा नया बीकर रखते जाते हैं। ऊपर से मोबाइल फेज भी बराबर भरते जाते हैं कॉन्टिन्यूसली। जितना जितना ये खाली होता जाता है मोबाइल फेज, उतना उतना ही हम इसके अंदर और मोबाइल फेज डालते जाते हैं, क्योंकि ये नीचे से निकल रहा है तो ऊपर से ऑब्वियसली खाली हो रहा होगा। अब जब भी ये मोबाइल फेज ऐसे नीचे की तरफ रन करता है, जब भी ये ऐसे नीचे की तरफ रन करता है तो क्या होता है, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट थे इसके अंदर वो सारे के सारे सेपरेट आउट होने लगते हैं, और उनके ऐसे बैंड भी आने लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, उनके यहाँ पे ऐसे बैंड भी आते रहते हैं। तो ये आ गए बैंड। अब ऐसे ही धीरे धीरे ही ये सारे के सारे कंपाउंड निकल के, जैसे सबसे पहले ये वाला कंपाउंड निकल के आएगा नीचे सॉल्वेंट के साथ में, और हमारे इसके अंदर ऐसे ऐसे भर जाएगा। तो हम इसको ले लेंगे और एक अलग टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। ये होता है प्रोसीजर हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। ठीक, समझ आ गया होगा आई होप। ये पूरा के पूरे प्रोसीजर में यही ही चीज लिखी हुई है। और यहाँ पे ये जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन है उसके अंदर कंपाउंड आइसोलेट होकर के आते रहते हैं। यही ही होगा इसके पूरे के अंदर। बस लिखने का तरीका ये थोड़ा सा देख लेना कि आपको लिखना किस तरीके से है।
नेक्स्ट जो है ये है HPLC और HPTLC। इनके बारे में आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि अगर लिखने जाओगे तो ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको पूछी है एप्लीकेशन, तो इसीलिए यहाँ पर HPLC और HPTLC के बारे में बस आपको इतना ही लिखना है कि जो HPLC होता है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ऑटोमेटेड वर्जन होता है और ये सेपरेट करता है कंपाउंड को ज्यादा एफिशिएंटली कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हायर वर्जन होता है ये, इसीलिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी से अच्छे से वर्क करता है, ज्यादा अच्छे से कंपाउंड को सेपरेट कर देगा। अब अगर HPTLC के बारे में आपको बताना है तो आप क्या लिख दोगे कि ये ऑटोमेटेड फॉर्म होती है TLC की और ये भी सेपरेट करता है कंपाउंड को मोर एफिशिएंटली देन TLC। ठीक है, यहां पे लिख देना देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक, इतना आप लिख देना बस, इनके बारे में ज्यादा लिखने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर फिर अभी हम आएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे। तो ये एप्लीकेशन मैंने कल वाले वीडियो में भी बनाई हुई है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, आपको इसी से ही अंदाजा हो जाएगा कि देखिए जो क्रोमेटोग्राफी है वो आपको सेक्शन ए में भी पूछी गई है एप्लीकेशन, और आपको सेक्शन बी के एक क्वेश्चन में ही पूछी गई है एप्लीकेशन। तो आपको इसी से ही अंदाजा हो जाएगा कि ये जो क्रोमेटोग्राफी होता है ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको यहीं से ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो ये यूज होता है सेपरेशन में। प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर जितने भी कंपाउंड अगर हम उसका सेपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें यूज हो जाता है। ये यूज होता है सेपरेशन करने के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हो गए। ये यूज होता है सेपरेशन करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, जैसे एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टेनिन, जो तुम पढ़ भी रहे हो सेकेंड यूनिट के अंदर ही है। इसके बाद में ये यूज हो जाते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए, जैसे अगर हमें डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है तो स्टेबिलिटी स्टडी क्या होती है, जब भी कोई फॉर्मुलेशन बनती है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसको देखा जाता है कितने दिन तक ये खराब नहीं होता, और वही ही जो स्टेबिलिटी स्टडी करने के बाद में जो भी हमारे पास डेटा निकलता है उसी को ही हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट, है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही निकाली जाती है एक्सपायरी डेट कंपाउंड की। नेक्स्ट है कि इसको यूज कर सकते हैं इम्प्योरिटीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमारी कंपाउंड कितना इम्प्योर है, और अगर इम्प्योर है भी तो किस चीज की इम्प्योरिटी है ये भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये यूज कर सकते हैं हम एनालाइज करने के लिए प्योरिटी और एफिकेसी को। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और डोसेज फॉर्म, जितने भी सिरप वगैरह आते हैं, जितने भी टैबलेट आते हैं, हम हर किसी का प्योरिटी चेक कर सकते हैं, हर किसी का एफिकेसी चेक कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। नेक्स्ट है कि ये एक आइडियल स्क्रीनिंग टूल होता है एडल्ट्रेशन के लिए। अगर किसी भी चीज में कोई भी मिलावट करी गई है तो हम इसको आसानी से क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम पता लगा लेंगे कि जो भी फॉर्मुलेशन है या जो भी चीज है वो कितनी इम्प्योर है। नेक्स्ट है एनालिसिस और बायोमेडिकल एनालिसिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और हर्बल ड्रग क्वांटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो बायोमेडिकल एनालिसिस क्या है, जैसे किसी का भी कोई भी ब्लड है, यूरिन है, अगर उसकी भी एनालिसिस करनी है, इसके अंदर कितना अमाउंट है शुगर का, कितना अमाउंट है कीटोन प्रोटीन का, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, और है भी प्रेजेंट या नहीं है ये भी हम सब कुछ देख सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। इसके बाद है ये यूज होती है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए स्टेरॉइड्स का, ये यूज होती है एनालिसिस करने के लिए फूड का, जैसे जितने भी फूड आर्टिकल्स आते हैं, पैक्ड फूड जो जितने भी आते हैं, कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, या फिर और भी बहुत सारी, अभी तो पेटीज वगैरह भी अभी तो पेस्ट्रीज वगैरह भी आती हैं, अगर उनको भी आप एनालाइज करना चाहते हो कि किसका अमाउंट कितना है तो वो आप आसानी से कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी को यूज करके। ये यूज होता है सेपरेशन करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए लिपिड्स का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का और पेस्टिसाइड्स का। ये यूज होता है एनालिसिस करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स का, यानी मिल्क हो गई या कर्ड हो गई, दही हो गई, जितनी भी चीजें हैं, या फिर घी हो गया, जितनी भी चीजें हैं, आप अगर उनकी भी एनालिसिस करना चाहते हो तो क्रोमेटोग्राफी से आराम से हो जाएगी। और नेक्स्ट है ये यूज होता है सेपरेट करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वॉलेटाइल मटेरियल का, जैसे कि प्लास्टिक्स, नेचुरल, सिंथेटिक, पॉलीमर, मतलब वॉलेटाइल मटेरियल का भी, यहाँ से ये लाइक हटा देना, वॉलेटाइल मटेरियल का भी आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्लास्टिक्स होते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था बी सेक्शन का एक क्वेश्चन, इस तरह से लिखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और लास्टली थैंक यू, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।